हाँ जी, अभी जो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट 18 मई 2026 क्वेश्चन आपका इकाई के घनमूल का है। आपको -1 की पावर है वो 1/3 दे रखी है। इसे हम x के बराबर मान लेते हैं। इसे हम किसके बराबर मान लेते हैं? x के बराबर। हाँ जी, और अगर पावर 1/3 इधर से इधर आएगी तो वो 3/1 यानी कि 3 रह जाएगी, और -1 इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। -1 इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा? 0। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं। अगर मैं यहाँ पावर में 3 ले लूँ तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी बन जाएगी। उस आइडेंटिटी से इसके फैक्टर कर सकते हैं। एक तो आपका x+1 हो जाएगा, इंटू में x² माइनस x इंटू 1 यानी कि -x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल में क्या हो जाएगा? 0। अब अगर किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उन दोनों को 0 के बराबर, उन दिनों को हम क्या करते हैं? 0 के बराबर लेते हैं। तो x+1, अगर यहाँ पर x+1 को हम 0 के बराबर ले, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? -1। और अब दूसरा क्या है? x² माइनस x+1 को अगर 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ आपका त्रिधराचार्य फॉर्मूला लग जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2a। अब इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 प्लस -1 का स्क्वायर +1 माइनस का 4 तो स्क्वायर रूट में माइनस का 3 बचेगा। तो अगर स्क्वायर रूट में माइनस का नंबर है तो ये समझ लो ये नंबर है वो काल्पनिक है। और ध्यान देना, जब भी आपके रूट आते हैं काल्पनिक तो वो जोड़े में आते हैं, वो एक नहीं होता, वो दो होते हैं। एक प्लस का चिन्ह लेने से होगा और एक माइनस का चिन्ह लेने से होगा। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर x के 3 मान आ चुके हैं, x की 3 वैल्यू आ चुकी है, x की 3 वैल्यू आ चुकी है। एक तो -1 आ चुका है, एक तो आपका -1 आ चुका है, और एक आपके x के जो मान आ रहे हैं यहाँ से +1 प्लस और माइनस का चिन्ह लेने से आ जाएंगे। तो अगर प्लस का चिन्ह लूंगा मैं तो 1 प्लस √ में -3 डिवाइड में 2 हो जाएगा। अगर माइनस का चिन्ह लूंगा तो 1 माइनस में √ में -3 डिवाइड में 2 हो जाएगा। अब आपको इसके मान पूछे हैं तो ऑप्शन से आप देखोगे तो केवल आपको यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है जो इन तीनों में है, बाकी ये तीनों उससे अलग हैं। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आसान था, पूरा बेसिक से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय का है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो इस नंबर को इससे गुणा करेंगे पहले, फिर आपको x की पावर 11 के गुणांक कोफिशिएंट को देखना है। तो चलिए पहले तो इसको हम इससे गुणा कर लेते हैं। तो 3x² 3x² इंटू में x+1 की पावर 14 -2x -2x x+1 की पावर 14 और फिर +1 इंटू में x+1 की पावर 14। तो इन तीनों टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये बन के आया। अब हमें ये पता है कि x की पावर 11 का ही गुणांक हमें चेक करना है। तो अगर यहाँ x की पावर 2 है तो इसका विस्तार करूंगा तो मुझे x की पावर वहां पे 9 वाला टर्म ही देखना है। इसका मतलब यहां से मुझे केवल x की पावर 9 का ही टर्म देखना है, क्योंकि x की पावर 9 जब x² से इंटू होगी तो x की पावर 11 बन जाएगी। यहाँ x की पावर 1 है, किससे गुणा करोगे x की पावर 11 बन जाए? तो x की पावर 10 से। तो यहाँ x की पावर 10 का टर्म आपको देखना पड़ेगा, और यहाँ तो इंटू में 1 है
तो इससे डायरेक्ट x की पावर 11 का ही टर्म देखना है आपको। अब ये टर्म निकालना है तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा r+1 टर्म का। इस बाइनोमियल में लगाएंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज करके अगर इसको मैं 1 + x की पावर 14 लिख दूं, 1 + x की पावर 14, तो क्या बन जाएगा ये NCR a की पावर 14 माइनस r इंटू में x की पावर r। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये तो 1 की पावर है, तो 1 की पावर कोई भी रियल नंबर हो यहाँ पे 1 आना है। तो आपके पास जो बन के आया है वो आया 14CR x की पावर r। अब आपको अगर x की पावर 9 चाहिए तो r का मान 9 लेना पड़ेगा, x की पावर 10 चाहिए तो 10 और 11 चाहिए तो 11। इस प्रकार यहाँ इसमें वैल्यू पुट कर दो और आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर 3x² इंटू में 14C r का मान 9 लेना है, -2x इंटू में 14C r का मान 10 लेना है, x की पावर 10 +1 14C 11 x की पावर 11। अब इन तीनों में से x की पावर 11 तो कॉमन आ जाएगा, इसके अलावा जो बचेगा वो x की पावर 11 का कोफिशिएंट बचेगा, उसी का आंसर हमें बताना है। और यहाँ पर अगर इसको हम हल करें तो x की पावर 11 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 इंटू में बचेगा 14C 9 को एक्सपेंड करेंगे तो 14 13 12 और 11 और 10 तक जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, फिर माइनस का 2x बाहर आ चुका है, x इंटू में x की पावर 10 बाहर आ चुका है। 14C 10 तो 14 13 12 और 11 डिवाइड में क्या आ जाएगा 4 3 2 इंटू में 1, फिर बचेगा प्लस 14 13 12 डिवाइड में 3 2 1 3 2 1। अच्छा, अब इसको कैंसिल कर लो और ये ब्रैकेट लगाएंगे और x की पावर 11 है वो कॉमन आ जाएगी। x की पावर 11 है वो क्या आ जाएगी कॉमन। इसी का हमें गुणांक देखना है तो इसको कैंसिल करो, 4 गुणा 3 कितना 12, इस 2 को 5 को गुणा करेंगे 10, 10 से 10 कट जाएगा। तो यहाँ बसा है 3 इंटू में 14 इंटू में 13 इंटू में 11 माइनस 4 गुणा 3 12, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 14 13 11 14 13 11 प्लस 3 इंटू 2 6 6 2 12, तो 14 13 इंटू में 2 बचा है। अब इसका ही हमें आंसर चाहिए, तो यहाँ आप देखोगे हर जगह 14 इंटू 13 है कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर इसको मैं हल कर दूं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ हल कर दूं तो 14 इंटू में 13 वो तो क्या आ रहा है कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 11 गुणा में 3 33 माइनस 11 प्लस का 2 प्लस का 2, तो 14 इंटू में 13 इंटू में क्या बचा 22 और 2 24, और इसको आप अगर गुणा करोगे क्योंकि यहाँ पर ये इस टर्म से तो बनेगा नहीं, डायरेक्ट गुणा करोगे तो एक संख्या आएगी और वो 4368 आएगा। अगर इकाई का अंक गुणा करके भी देख रहे हो 4 चौक 16 16 3 48, तो लास्ट में 8 ही बन रहा है, तो कन्फर्म इसका आंसर यही होगा। तो कैलकुलेशन जरूर थी और ये कैलकुलेशन यहाँ करनी ही पड़ेगी आपको। अच्छा, आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक इक्वेशन दे रखी है, उसका सॉल्यूशन पूछा है। सबसे पहले तो यहाँ पर 10 इक्वल 10 करना होता है आपको, 10 इक्वल क्या करना पड़ता है 10, तो 10 5 थीटा है, बराबर वाला जो नंबर है उसको मैं लिख सकता हूँ 10, 4 थीटा को 10 90 माइनस
एंगल जो भी है वो सेम का सेम लेना, लिख सकते हैं। जब tan के बराबर 10 हो जाता है तो इसका एक जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है इस एंगल के बराबर एन पाई प्लस हो जाता है क्या, सामने वाला एंगल। और यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान देना है, इस एंगल को भी रेडियन में ले लेना है। तो 90 को हम पाई/2 लेंगे यहाँ पे, तो प्लस ये वाला एंगल -2 थीटा, माइनस का 2 थीटा इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ क्या बचेगा, एन पाई प्लस पाई/2, और यहाँ से गुणा का जो साथ है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/7 एन पाई प्लस पाई/, इस प्रकार आंसर है वो आपके सामने आ चुका है। तो समझ आया क्वेश्चन? हाँ जी। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन है इसमें आप देख पाओगे, तो पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, कैसे इसको हल करना है, आपसे पूछा है साइन इनवर्स 3/4 माइनस कोस इनवर्स 12/13। ऑप्शन देखें तो साइन की टर्म में है, तो साइन का कोई फॉर्मूला बनाना है आपको। सबसे पहले तो अगर ये जो एंगल दे रखे हैं इनको अपनी तरफ से यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, क्या अच्छा, साइन इनवर्स 3/5 है, इसको हम मान लेते हैं एंगल ए, और कोस इनवर्स 12/13 है, इसको मान लेते हैं एंगल बी। ये साइन इनवर्स उस साइड में जाके साइन में चेंज हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3/5, और ये हो जाएगा cos b इक्वल में 12/13। अब करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन को हल करना है, तो एक समकोण त्रिभुज आपको इसके लिए बनाना है। और एक समकोण त्रिभुज आपको इसके लिए भी बनाना है। और पाइथागोरस थ्योरम से साइन है वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू 4 आ जाएगी अगर ये एंगल ए है। अगर ये एंगल बी है तो कोस है वो बेस का और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, और पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड है तो सभी रेशियो हम बना सकते हैं। अब हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे, हमें चाहिए, क्योंकि इसको ए मानना है उसको बी मानना है, तो हमें चाहिए ए माइनस बी। हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी जब निकालना है, हमें चाहिए ए माइनस बी। जब ए माइनस बी निकालना है, अच्छा, हमें चाहिए ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। जैसे यहाँ ऑप्शन देखे साइन के, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अपनी तरफ से लिख लो। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, माइनस कोस ए साइन बी। अब आपके पास साइन ए का मान 3/5 है, कोस बी का मान 12/13 है, कोस ए का मान 4/5 हो जाएगा, और साइन बी 5/13 हो जाएगा। तो यहाँ से 13×5 एलसीएम आ जाएगा, 12×3 = 36, 4×5 = 36 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। अगर यहाँ पे 16 बचा है तो ध्यान देना, ये साइन ए माइनस बी की वैल्यू आई है, हमें तो ए माइनस बी चाहिए, तो ये साइन उधर जाके इनवर्स में चेंज हो जाएगा। ए माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी साइन इनवर्स 16/65। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4 हो जाएगा। अच्छा, आपको यहाँ पे लिमिट 4 ऑप्शन में
लिमिट वाले 4 ऑप्शन बना रखे हैं, कौन सा ट्रू है वो बताना है। सभी में लिमिट है वो सेम ली गई है और ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी बनती है। हमें पता है इसका जो आंसर होगा वो होगा इसका जो आंसर होगा वो होगा ये। इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं, कारण क्या है आपको देखना है। यहाँ डिवाइड में ए है जबकि यहाँ डिवाइड में क्या है एक्स है। अगर डिवाइड में एक्स होगा तो इसकी वैल्यू ही ये आएगी। कैसे आएगी, हम इसको एल हॉस्पिटल की मदद से कर सकते हैं। बाकी ये लिमिट का एक फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्ट भी याद रहना चाहिए, लेकिन यहाँ इसको हम बेसिक से हल कर लेते हैं कैसे इसकी वैल्यू आएगी। सेकंड वाला ऑप्शन इसका आंसर है और ये कैसे इक्वल है ये हम प्रूव कर लेते हैं। और ए की पावर एक्स है -1 है डिवाइड में एक्स है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, a की पावर 0 1 हो जाएगा, -1 है और बट्टे में क्या है 0, 1 - 1 क्या 0, 0/0। जब 0/0 वाला रूप बन जाता है इसे हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तब यहाँ पे आपको x की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट करने से आंसर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको अन्य मेथड लगाने होते हैं, जिनमें आपका सबसे खास मेथड इसमें जो चलता है वो है एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल क्या कहता है, इस फ्रैक्शन में ऊपर वाले का अवकलन अलग कर दो, नीचे वाले का अवकलन अलग कर दो, उसे ही हम एल हॉस्पिटल कहते हैं। तो लिमिट और दोनों की लिमिट लग जाएगी अलग अलग। ये एग्जाम ए की पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है ए की पावर एक्स इंटू में log ई बेस ऑफ ए। 1 है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है और x का अवकलन क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है तो 1 हो जाएगा। अब आपको x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करनी है। x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो a की पावर 0 इंटू में log e बेस ऑफ a। किसी की पावर 0 1 होता है तो आपका जो आंसर आ जाएगा log e बेस ऑफ a। तो बराबर में log e बेस ऑफ a था क्योंकि डिवाइड में x है और यहाँ डिवाइड में क्या है e। इस a की वजह से ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे। नेक्स्ट, और ये भी सेम ऐसा ही है, इसका आंसर 0 नहीं यही होगा। यहाँ ए की पावर हो चाहे ए की पावर हो, इसका जो आंसर आता इसका आंसर ये नहीं होता, इसका जो आंसर आता वो आता log ई बेस ऑफ ई ही आता और इसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 और इसका जो आंसर आता वो सेम यही आता, 0 नहीं आता। ठीक है ना। हाँ जी, वापस बाइनोमियल का है क्वेश्चन। यहाँ x की पावर 4 का गुणांक आपको बताना है। तो पहले तो इसे r प्लस 1th टर्म के फॉर्मूले में अरेंज कर लेते हैं। n की वैल्यू 10 है, c r a की वैल्यू x बटा में 2 है की पावर 10 माइनस r। ये फॉर्मूले तो नॉर्मल आपको याद होने ही चाहिए। b की वैल्यू माइनस में है 3 बटा एक्स स्क्वायर और इसकी पावर में आ जाएगा r। अच्छा, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लो, x वाली टर्म एक तरफ कर लो क्योंकि हमें x की पावर 4 का गुणांक देखना है। तो 10 x की पावर 1 बटा 2 की पावर 10 माइनस r इंटू में -3 की पावर r इंटू में x की पावर 10 माइनस r। और यहाँ पे देखोगे तो 1 बटा एक्स स्क्वायर की पावर r है तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाके x की पावर -2 हो जाएगा, -2 r से गुणा होगा तो -2 r हो जाएगा। तो -2 r इधर है, r इधर है तो माइनस के हो जाएंगे 3r। क्योंकि बेस सेम होता है तो गाते जुड़ जाती है। अब सवाल कह रहा है क्या कि यहाँ हमें x की पावर 4 का गुणांक लेना है। इसका मतलब x की जो पावर यहाँ पे है वो 4 लेनी है, तो 10 माइनस 3r की वैल्यू 4 लेनी है। तो यहाँ पे r का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। r का मान 2 हो जाएगा, तो r का मान 2 हो उसके लिए इसका सॉल्यूशन ही बताना है, इसका तो सॉल्यूशन बताना है। अच्छा, क्या हो जाएगा 10 c 2 1/2 10 माइनस 2 8 इंटू में -3 की पावर 2। तो यहाँ पे
10 इंटू में 9, डिवाइड में 2 इंटू में 1, इंटू में 1 अपॉन में 256, 2 की पावर 8, -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल होगा, तो 25 81 गुणा 5 405। तो यहाँ पे ये वाला होगा। शायद वहाँ स्लाइड में यहाँ पर 406 डिवाइड में 256 था, तो यहाँ 6 ये गलती से है, यहाँ 5 है, यहाँ पे क्या है 5 है, 6 की जगह क्या है 5, तो 405 है। तो इसको गुणा करते ही आपका आंसर आ जाएगा क्या, 405 डिवाइड में 256, डिवाइड में 256। नेक्स्ट, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को ये रेखा किस अनुपात में डिवाइड करेगी। अब ध्यान देना, अगर कोई रेखा है ए एक्स प्लस अगर कोई रेखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में 0, और एक पॉइंट x1 है, एक पॉइंट x और एक पॉइंट x2 y2 है। अगर इन दोनों को मिलाएं तो ये लाइन इनको किस रेशियो में डिवाइड करेगी, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसमें एक्स वाई की जगह एक बार ये पॉइंट रख दो, एक बार ये पॉइंट। तो पहले ये पॉइंट है तो ऊपर ये रखना है और माइनस का चिन्ह लगा देना है। किसका चिन्ह लगा देना है, माइनस का। तो यहाँ a इंटू में x1 प्लस बी इंटू में y1 प्लस सी डिवाइड में a x2 प्लस बी y2 प्लस सी, और जो भी आंसर आए फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अपने लिए जो पॉइंट बता रखे हैं वो पॉइंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले माइनस का चिन्ह लगा देना। एक पॉइंट है 3-1, तो यहाँ वैल्यू रख दो, आगे पीछे है क्या, तो यहाँ माइनस एक्स को पहले लिख लो, एक्स को अरेंज कर देते हैं। देखो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल में क्या है 0, तो ये माइनस पहले से ही है, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 है, फिर प्लस है, वाई की वैल्यू -1 है, और प्लस में 2 डिवाइड में 8 और 9 है। तो ये माइनस पहले से ही है, एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू कितनी है 9 है, और प्लस का क्या है 2, फिर माइनस, तो माइनस का 3, माइनस का 1 और प्लस का 2, तो 3 माइनस प्लस का कितना, माइनस का क्या बचा 2 बचा, डिवाइड में माइनस का 8 है, प्लस का तो 3 बचेगा, फिर माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस। कैलकुलेशन अगर ठीक चली है तो आपका प्लस 2/3 है, और प्लस का चिन्ह क्या कहता है, अंतः विभाजन है, ये अंतः विभाजन है, इंटरनल डिवीजन है। अच्छा, आपको यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है और उसके सॉल्यूशन बताने हैं, कौन से, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बताने हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसके जो कोफिशिएंट होते हैं, एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं, उनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर लेके चलना है। तो यहाँ पे x के 1 के 3 के 2 2 2 3 4 इनका डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर लेके चलेंगे तो k का जो मान आएगा उस मान के लिए इस सिस्टम का सॉल्यूशन वो नॉन ट्रिवियल होगा, निरर्थक होगा। क्या होगा, निरर्थक। तो जब भी निरर्थक पूछे, नॉन ट्रिवियल पूछे, नॉन जीरो पूछे, तो याद रख लेना एक्स वाई जेड का डिटर्मिनेंट बराबर 0 रख दो, तो k का मान आ जाएगा। तो इसे एक्सपेंड कर दो, इसे हम एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट, और ओके एक्सपेंड 1 इंटू में 4 इंटू 2 8 माइनस में 6 माइनस के 4k माइनस 2 इंटू 2 4, फिर 3 प्लस में 3k माइनस में 4, 3k माइनस में 4 इक्वल में क्या लेना है 0। आज तो यहाँ क्या बचा -2 माइनस का 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4k प्लस का 3 जा 9k माइनस का 12 इक्वल में 0, तो माइनस का 4k और
माइनस इंटू माइनस प्लस का होल, तो 9 4 13, तो प्लस का 13 के, माइनस का 12, माइनस का, तो माइनस का कितना हो जाएगा 14, इक्वल में क्या आ जाएगा 0। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह बाहर ले ले, प्लस 13 माइनस का चिन्ह बाहर ले ले, तो माइनस का 13 प्लस का 14 इक्वल में 0। 7 गुणा 6 42, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, अच्छा माइनस का 2, कैलकुलेशन एकदम सही चल रही है। हाँ जी, कैलकुलेशन चेक की, यहाँ पे 8 माइनस 6 है, ये क्या है प्लस का 2 है, तो यहाँ पर ये मिस्टेक, प्लस 2 माइनस 12 है, तो माइनस का 10, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, ये माइनस का जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस का। अब इसके फैक्टर करने हैं, 8 गुणा 5 कितना 40 होता है, तो 4 के स्क्वायर माइनस का 8 के माइनस का 5 के प्लस का 10 इक्वल में 0। यहाँ से 4 के कॉमन आ जाएगा, तो के माइनस 1 बचेगा, 2 बचेगा, के माइनस, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, या माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या बचेगा के और माइनस का 2 ही बचेगा। इस प्रकार के माइनस 2 और इंटू में 4 के माइनस 5 इक्वल में 0 है, तो के आपके पास दो मान आ जाएंगे। एक मान तो के माइनस 2 बराबर 0 है, तो के का मान 2 आ जाएगा, और एक बार 4 के माइनस 5 बराबर 0 है, तो माइनस का 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, इंटू का 4 डिवाइड में आ जाएगा। के का मान होगा प्लस का 2 प्लस का 5/4, प्लस का 2 प्लस का 5/4। इस वैल्यू के लिए इसके सॉल्यूशन है वो अनिरर्थक होंगे। नेक्स्ट, एक सेट है, एक सेट आपको दे रखा है, यहाँ पर एक सेट एक्स आपको दे रखा है, ध्यान देना यहाँ पे 0 5 और 5 है, वो भी एक सेट के अंदर है। और इस प्रकार इस सेट में 3 एलिमेंट है, और हमें बनाना है एक पावर सेट। क्या बनाना है, पावर सेट, क्योंकि यहाँ ऑप्शन देखोगे तो हर जगह पावर सेट की चर्चा है, तो हमें पावर सेट बनाना है। तो भी किसी भी सेट का घात समुच्चय या पावर सेट क्या होता है, उसके एलिमेंट से जितने भी सब सेट बनेंगे, उन सब सेटों का जो सेट बनेगा वो सेट होगा पावर सेट। तो हमें पावर सेट ऑफ एक्स बनाना है, तो क्या क्या होगा, इस 0 से एक सेट बनाना है, इसका मतलब इसे मजला कोष्टक में रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, वो अरिक्त समुच्चय होता है। तो सबसे पहले तो 5 अलग ले लो, या इसको कैसे भी अरेंज करो, 5 को ले लो, ठीक है ना। सबसे पहले रिक्त समुच्चय ले लिया, फिर ये तीनों एलिमेंट है, ये तीनों एलिमेंट है ब्रैकेट के अंदर आएंगे, तो ये भी सेट बन जाएंगे। ये 5 है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो ये भी एक सेट बन जाएगा। और ये ब्रैकेट में 5 है, तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा पूरा एलिमेंट ऐसे, ये 5। तो इन तीनों एलिमेंट से सिंगल सिंगल एलिमेंट से 3 सेट बना लिए। अब डबल डबल से बनाएंगे, वैसे तो 2 की पावर 3 8 8 बनने थे, तो 4 बन गए, 4 और बनेंगे, तो यहाँ पे कोमा 0 और 5 से मिलके बन जाएगा एक सेट, 5 और ब्रैकेट में 5 से, 5 और ब्रैकेट में 5 से मिलकर एक सेट बन जाएगा ऐसे, और ब्रैकेट में 5 और 0 इन दोनों को मिला के एक सेट बनाएंगे। और एक ये खुद है जिसमें तीनों एलिमेंट शामिल है, जिसमें तीनों एलिमेंट शामिल है। हालांकि इस क्वेश्चन में इतना डिटेल से करने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है पूरा। और ये जो बनेगा यहाँ पर इस प्रकार से, वो पावर सेट हो जाएगा। इस पावर सेट में ये सब इसके एलिमेंट है, तो आपको बताना है क्या पावर सेट में 5 है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब ये आपका, आपको क्या सिलेक्ट करना है, गलत, तो ये तो गलत नहीं है, यहाँ पे ये सही है। ब्रैकेट में 5, आपको ब्रैकेट के अंदर 5 दिख रहा है, बिल्कुल 5 इसका एक एलिमेंट है।
ब्रैकेट में ब्रैकेट फिर 5, तो ब्रैकेट में ब्रैकेट फिर 5 है, तो ये भी इसका एलिमेंट है। क्या आपको 0 दिख रहा है क्या? यहाँ कहीं पर भी 0 नहीं दिख रहा, ये 0 सेट में है, ठीक है ना। 0 सिंगल यहाँ पे नहीं दिख रहा। अगर 0 सिंगल नहीं दिख रहा, इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इसमें गलत कथन है, क्योंकि 0 पावर सेट का एलिमेंट नहीं है, वो तो उस सेट का एलिमेंट है। तो किसी सेट का एलिमेंट है, वो किसी पावर सेट का एलिमेंट कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि उस सेट से उस एलिमेंट का क्या सेट इसका एलिमेंट होगा। नेक्स्ट, आज ये क्वेश्चन है, यहां पे भी आपको खास ध्यान रखना है। एक फंक्शन दे रखा है आपको यहाँ पे, और ध्यान देना डिवाइड में जो फंक्शन दे रखा है वो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अब आपको इसका परिसर बताना है, इसकी रेंज बतानी है। आपको इसका परिसर यानी कि इसकी रेंज बतानी है, इसका आउटपुट क्या आएगा वो बताना है। तो सबसे पहले यहाँ इनपुट या इसकी डोमेन क्या है वो हम देखते हैं। जब भी बटे में कोई नंबर दिखता है, कोई फंक्शन दिखता है, तो हम सोचते हैं कि इसका मान कहीं 0 तो नहीं हो रहा। अगर इसका मान किसी वैल्यू पे 0 है, तो वो वैल्यू यहाँ पे हम इनपुट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या इनपुट नहीं कर सकते, वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं। हमें पता है किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या वैल्यू है, वो कब 0 होती है? हाँ जी, इसका मान 0 कब होता है? जब x का जो मान है वो 0 से लेके 1 को शामिल नहीं करना, क्योंकि 1 पे तो आंसर बन देगा। 0 से लेके 1 के बीच में, जहां 0 शामिल है, 0 से लेके 1 के बीच में इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। इसका मतलब डिवाइड में इस इंटरवल में जितने भी नंबर है वो काम में नहीं लेने। इसके अलावा जो भी नंबर है वो सब काम में ले लो और फिर चेक कर लो क्या आउटपुट होगा। तो हम चेक करते हैं भाई अब फंक्शन। सबसे पहले तो अगर यहाँ हम बात करें अलग अलग इंटरवल में, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अलग अलग इंटरवल में हमेशा एक पूर्णांक संख्या देता है। तो हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर x का मान जैसे x बटा में तो सबसे पहले मान लो x का मान हम क्या ले लें, यहाँ पे एक इंटरवल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये वैल्यू तो ले ही नहीं सकते, तो 1 से और 2 तक की वैल्यू पॉजिटिव वाली सोच लेते हैं एक बार। 1 से लेके 2 तक कोई भी मान सोचो, जैसे 1 लेना है तो 1 ले लो, और 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वैल्यू वो 1 ही होती है। तो आपके लिए आंसर क्या आया? 1। अगर 1 के अलावा 1 पॉइंट अगर 5 देख रहे हो, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो 1 ही होती है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1.5 आएगा। ऐसे ही हमें 2 तो लेना नहीं है, लेकिन 2 तक जैसे जैसे पहुंचेंगे, ध्यान देना, 2 तक जैसे जैसे हम पहुंचेंगे, जैसे यहाँ पे 1.999 ऐसे कोई नंबर ले और डिवाइड में उसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ले, तो 1.999 डिवाइड में तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। 1 और 2 के बीच में 1 ही आंसर देगा, हमेशा पूर्णांक संख्या देगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 199। इस प्रकार इस इंटरवल में आपकी वैल्यू रखने से आंसर है वो 1 से लेके 2 के करीब जा रहा है, लेकिन 2 नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये आउटपुट हो सकता है, इसी प्रकार अगर हम एक इंटरवल और ले, कौन सा? पॉजिटिव का ही ले लेते हैं। एक इंटरवल और लें जिसमें हम 2 से लेके 3 के बीच के नंबर पे काम करें। x का मान अगर हम 2 लेते हैं तो 2/2 है, वो आपका आंसर बताएगा 2/2 1। क्या बताएगा? 1। अगर हम कोई पूर्णांक संख्या इनमें है कोई फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर लें, तो 2 पॉइंट में मान लो 5 ले लें और डिवाइड में 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वो 2 ही होगी। वो क्या होगी? 2। इस वैल्यू आएगी आपकी, क्या आ जाएगी? 1.25। इस प्रकार आप देखो यहाँ पे इस इंटरवल में और इस इंटरवल में खास नजर आपको नजर आएगा क्या कि 1 से लेके 2 तक ले रहे हैं, तो वैल्यू आउटपुट है वो 1 से 2 तक जा रहा है। 2 नहीं हो रहा लेकिन 2 तक पहुंच रहा है। और इसमें क्या हो रहा है?
1 से जा रहा है, लेकिन देखो 2 के नजदीक जाने की सोच ही नहीं रहा। जैसे जैसे हम यहाँ पर वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, इसकी वैल्यू है वो 2 से ऊपर नहीं जाएगी, 2 से ऊपर नहीं जाएगी। इसी प्रकार 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए आप सोचोगे तो वहां आपको केवल आउटपुट है वो इस टाइप का ही देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं इसके नेगेटिव, इसके लिए नेगेटिव में। तो डिवाइड में अगर नेगेटिव होता, जैसे मैं यहाँ पे बात कर लूँ किसकी, -1 और 0 नहीं लेना, तो ये नेगेटिव इंटरवल हो गया। इसके लिए ये फंक्शन है, ये किस तरह का आउटपुट देगा। अगर हम -1 लेते हैं, x का मान -1 लेते हैं, -1 लेते हैं, तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, -1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो -1 ही होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा +1। अगर यहाँ पर मैं -1 और 0 के बीच में कोई नंबर जैसे 0 पॉइंट माइनस में और 9 और 5 कुछ ऐसे सोच लूँ, और यहाँ पर 0.95, तो ध्यान रखना इसके बीच में कितने भी नंबर ले लो, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू -1 ही देगा। ऊपर तो हो जाएगा माइनस का 0.95, डिवाइड में -1 आएगा, माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो प्लस में 0.95 आ जाएगा। तो 1 से स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे वैल्यू 0 के नजदीक जा रही है, ये वैल्यू भी 1 से 0.95 है, 0 के नजदीक ही जाएगी। इसके नजदीक जाएगी 0 के। इस प्रकार यहाँ पर आपका जो आउटपुट है वो +1 से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे 0 के करीब जाएगा। धीरे धीरे किसके करीब जाएगा, 0 के, लेकिन 0 नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना यहाँ से जो कंप्लीट आउटपुट आ रहा है, यहाँ से वो आ रहा है 0 से तो बड़ा लेना, लेकिन 0 नहीं होगा और 1 तक इसकी वैल्यू पहुंच जाएगी। इस प्रकार कोई भी नेगेटिव इंटरवल में इस फंक्शन का मान चेक करोगे तो वो मान हमेशा इस इंटरवल में ही मौजूद मिलेगा। अब हमें टोटल क्या है, 2 इंटरवल यहाँ पे मिले, इसको रिपीट करना अच्छा क्वेश्चन था, इसको हमें रिपीट करना है। कहाँ लिख दिया, ये एक तो ये और एक ये। अब इन दोनों का यूनियन ही हमारा आंसर है। तो 0 1 शामिल है, इधर 1 शामिल है, कहाँ, ये आपने गलत ले लिया। इसमें क्या है, 1 से 2 की तरफ जा रहा है, हाँ जी 1 से 2, यही होगा, यही पहले राउंड भी किया था, ये वाला। इन दोनों का यूनियन लेना आपको, 0 और यूनियन 1 से 2 तक नहीं पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा 0 शामिल नहीं है, 0 से बड़ा और 2 से छोटा ओपन ब्रैकेट के साथ, तो 0 और 2 ओपन ब्रैकेट के साथ है, ओपन ब्रैकेट इसका आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, कई तरीके से इसको हल कर सकते हो। तो आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर क्लास से आपको ठीक लग रही है, सॉल्यूशन आपको ठीक लग रहे हैं, क्वेश्चन अगर आपको ठीक लग रहे हैं, तो क्लास को कंटिन्यू रखो, और डिप्रेशन में या फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय आपका है खूब पढ़ाई या मेहनत करने का, जितनी हो सके तो उतनी मेहनत इन 50 दिनों में आप कर लो, तो आपका सिलेक्शन है वो श्योर हो जाएगा। आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।